फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी कि हमारी पृथ्वी अंदर से किस प्रकार की है, किस प्रकार की परतें पाई जाती है और अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर जो भी चीज़ है उस पर क्या क्या का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले पृथ्वी में तापमान का, दबाव का, घनत्व, इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं, तो जो भी चीज़ है उसका चाहे वह दबाव हो, चाहे घनत्व हो, सब कुछ बढ़ता है। अगर हम तापमान की बात करें तो प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी की गहराई में प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो फिर हम आगे देखते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी, आपको पता है, आप सबको पता है कि गोल है। तो अब हम देखेंगे कैसे कि उसके अंदर अंदर किस प्रकार की परतें हैं। मान लीजिए कि आप एक तरबूज लेते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो अंदर से कैसा है, या फिर कोई भी है, कुछ भी है। तो जो तरबूज का दुकानदार होता है वो क्या करता है कि एक उसमें से एक इस प्रकार का एक ऐसे चिप्पी जैसा काटता है, ताकि वह देख पाए कि अंदर से भी तरबूज कैसा है। तो उसी प्रकार जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसा कुछ पृथ्वी से काट कर, जैसे हमारी भी पृथ्वी गोल है, अगर हम यहाँ का ऐसे इतना भाग यहाँ से एक मान कर चले कि हमने ऐसा एक भाग काटा हुआ है, और इसमें देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस प्रकार की परतें हैं और वगैरह वगैरह चीज़ें। तो देखते हैं। तो जिस प्रकार, तो वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस द्वारा एडवर्ड स्वेस नामक एक वैज्ञानिक ने पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की संरचना है और पृथ्वी के अंदर किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, इसको बताने के लिए इस प्रकार पृथ्वी का एक मॉडल जो भी है उसको बनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि पहली परत जो कि सियाल जिसमें सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है, पहली परत सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है, जिसे उन्होंने सियाल नाम दिया, और जिसमें जो कि अम्लीय होता है, यानी कि उसका जो प्रभाव होता है, यहाँ की जो मिट्टी होती है वह अम्लीय होती है। उसके बाद उन्होंने दूसरे परत, जिसका नाम उन्होंने सीमा दिया, जिसमें सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, और जो कि यह क्षारीय होती है। एडवर्ड स्वेस द्वारा ये बताया गया। उसके बाद निकेल प्लस फेरस, तीसरे परत को नीफे नाम दिया, जिसमें कि निकेल और फेरस की अधिकता होती है। उसके बाद जो कि ये जो तीसरा परत होता है यह द्रव होता है। उन्होंने बताया कि जो ये सियाल का घनत्व है वह 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सीमा का जो घनत्व होता है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और जो नीफे का घनत्व होता है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इस मॉडल को एडवर्ड स्वेस द्वारा दिया गया, जिसे सियाल, सीमा तथा नीफे में बांटा गया, जो कि पहला जो सियाल परत होता है वह अम्लीय होता है, उसके बाद जो दूसरा सीमा परत होता है वह क्षारीय होता है, तथा तीसरा जो परत होता है नीफे वह द्रव होता है। इसके बाद उन्होंने, एडवर्ड स्वेस ने, ये तीनों जो कि पृथ्वी के ही परत है, सबसे पहले सियाल आता है, उसके बाद एक परत आती है सीमा, जिसमें सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की अधिकता होती है, उसके बाद एक परत आती है नीफे, जिसमें कि निकेल प्लस फेरस की अधिकता होती है, यानी कि लोहा की अधिकता होती है। तो इसके बाद उन्होंने दिया
पृथ्वी का घनत्व कितना है, और उन्होंने जो पृथ्वी का घनत्व दिया था वह सबसे सटीक है। तो देखते हैं कि पृथ्वी का घनत्व कितना होता है। तो पहले पार्ट का घनत्व है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरे पार्ट का घनत्व है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और तीसरे पार्ट का घनत्व है 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो मॉडल है एडवर्ड स्वेस द्वारा दिया जाता है। ऐसा पूछा जाता है कि जो सियाल, सीमा एवं नीफे में किस वैज्ञानिक ने बांटा था, तो एडवर्ड स्वेस द्वारा। अब हम देखने जा रहे हैं पृथ्वी का घनत्व। तो सियाल का 2.5 प्लस एवरेज देखने जा रहे हैं 2.5, इसका 4, और तीसरे का नीफे का 11। तो हम तीनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17.5/3, और अगर हम निकालें तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है पृथ्वी का घनत्व, यानी कि पृथ्वी का घनत्व कितना होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर से एक बार इसको रिपीट कीजिए कि पृथ्वी का घनत्व कितना होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया, जिसको कि हम आगे देखने वाले हैं। आपको ये भी सियाल, सीमा एवं नीफे तीनों याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है कि पृथ्वी गोल है, और जिसमें से वो भाग एक काटा गया है कि अंदर तक हम देख पाए कि कितना भाग है। उसके बाद हम देखने वाले हैं आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा जो मॉडल दिया गया उसके बारे में। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा भी पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को बांटा गया, जिसमें कि उन्होंने, अगर इसमें मेन अगर पूछा जाए कि किसने बांटा, तो आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा ही बांटा गया था। लेकिन इसमें भी एक नाम आता है कि वैज्ञानिक ग्रांट द्वारा इसे बांटा गया था। ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। अगर आप सच में मतलब पढ़ना चाहते हैं तो खुद के नोट्स बनाइए, और सबसे अच्छे होते हैं खुद के नोट्स जो अपने द्वारा बनाए जाते हैं। यहाँ पर मतलब मैं जो भी बता रही हूँ आप उसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो उन्होंने इसे भी 3 भाग में बांटा, जिसमें कि एडवर्ड स्वेस ने जिसे सियाल बोला था, इन्होंने इसे क्रस्ट बोला। जिसे सीमा बोला था, इन्होंने इसे मेंटल, और तीसरा जिसे नीफे बोला गया था, इन्होंने कोर कहा। उन्होंने ये जो क्रस्ट, जो भी सियाल है, उसे मतलब नहीं बांटा था, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा इस क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया। इस क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया, जिसे अपर क्रस्ट एवं लोअर क्रस्ट बोला गया। और उन्होंने बताया कि ये अम्लीय होता है। जो अपर क्रस्ट होता है उसे बोला कि ये अम्लीय होता है, और लोअर क्रस्ट को बोला कि ये क्षारीय होता है। और पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो तीनों रेखा है, जो कि क्रस्ट को मेंटल से अलग करी है, मेंटल को कोर से अलग करी है, यानी इस रेखा का भी नाम दिया। इस रेखा का, क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली रेखा को बोला जाता है मोह रेखा, मोह असंबंधता रेखा, यानी कि मोह डिसकंटिन्यूटी लाइन, मोह रेखा। आप मोह रेखा भी इसे याद कर सकते हैं। मतलब ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस रेखा को बोला जाता है मोह रेखा, और मेंटल और कोर को अलग करने वाली रेखा को बोला जाता है गुटेनबर्ग रेखा। अगर आप मतलब इसे शॉर्ट में याद करना चाहें तो आप इसे मग याद कर सकते हैं कि मोह असंबंधता रेखा क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला, और मेंटल और कोर को अलग करने वाला गुटेनबर्ग रेखा, ठीक है। तो फिर इसके बाद जो ग्रांट वैज्ञानिक है या आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा अब क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया, अपर क्रस्ट एवं लोअर क्रस्ट, इसे भी 2 भागों में बांटा गया। अपर लोअर, इसे भी 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। अब इन्होंने जो अपर क्रस्ट था उसको बताया कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और लोअर जो क्रस्ट होते हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मेंटल को बताया कि ये प्लाज्मा होता है, यानी कि अर्धतरल रूप में होता है, अर्धतरल। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो मेंटल का क्षेत्र है, यहीं से ज्वालामुखी भी उत्पन्न होता है, और हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी मिट्टी है, जो भी पत्थर है, ये सारे क्रस्ट में मिलते हैं। और जो हमारी
ज्वालामुखी है वो मेंटल में पाया जाता है। यहीं पर अर्ध तरल पदार्थ यानी प्लाज्मा, लावा ये सब पाए जाते हैं। तो मेंटल जो है ये अर्ध तरल होता है, अर्ध तरल। और पृथ्वी का जो सबसे निचला भाग है कोर, वह होता है द्रव, जिसको मैं आपको एडवर्ड स्पेस वाले मॉडल में भी बता चुकी हूँ। तो आपको समझ में आया ये अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल और अपर कोर, लोअर कोर। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अपर लोअर, अपर लोअर। अब जो ये है, इस रेखा को भी उन्होंने ये जो रेखा है, ये रेखा इसको भी कुछ नाम दिया गया। एडवर्ड आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा भी इसे भी कुछ नाम दिया गया। तो इसको बोलते हैं यहाँ पे बहुत जगह याद नहीं है, एक सेकंड रुक जाइए। ये सब आप ध्यान रखिएगा, अम्लीय, क्षारीय, ये मेंटल अर्ध तरल होते हैं। कोर जो होता है वह द्रव होता है। इस रेखा को नाम दिया गया कोरोनाड रेखा। ये सब याद रखना पड़ेगा क्योंकि पूछता है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन सी रेखा अलग करती है, तो कोरोनाड रेखा। और यहाँ पर इस रेखा को, जो कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करती है, इसे रैप्टे रेखा बोलते हैं। रैप्टे असंबद्धता रेखा यानी कि डिसकंटिन्यूटी लाइन, यानी कि अलग करने वाली रेखा। और कोर को बोलते हैं लेहमैन रेखा। अगर आप फिर से इस शॉर्ट में याद करना चाहते हैं तो कर ले यानी कि कोरोनाड, रैप्टे और लेहमैन रेखा। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन अलग करता है, कोरोनाड रेखा। अपर मेंटल, लोअर मेंटल को कौन करता है अलग, रैप्टे रेखा। और अपर कोर और लोअर कोर को कौन अलग करता है, तो लेहमैन रेखा। और इधर हमने देखा कि क्रस्ट और मेंटल, इसमें दो रेखाएं हैं, जो मेन है उसमें दो रेखाएं हैं, और जो पार्ट वाइज डिवाइड हुए हैं उसमें तीन रेखाएं हैं। तो अपर क्रस्ट और मेंटल को कौन करता है अलग, मोहो रेखा। और मेंटल और कोर को कौन अलग करता है, गुटेनबर्ग रेखा। इसके लिए एकदम आसान सा ट्रिक है, इधर मग याद कर लीजिए और इधर करले याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया है कि ये अम्लीय होती है, ये क्षारीय, और ये होती है अर्ध तरल यानी प्लाज्मा की अवस्था में। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि प्लास्टिक की अवस्था में पृथ्वी की कौन सी संरचना होती है, तो प्लास्टिक यानी कि जो अर्ध तरल रूप है, तो प्लास्टिक की अवस्था में ये होती है मेंटल, ठीक है। अब हम एक एक करके सबके बारे में लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि क्रस्ट के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो यह जो है क्रस्ट जो है पृथ्वी की सबसे पतली परत है। सबसे पतली परत का मतलब कि जैसे ये पृथ्वी हो गई, तो सबसे कम है क्रस्ट, यानी कि सबसे ऊपर का जो भाग है क्रस्ट वो सबसे कम है। अगर प्रतिशत में देखें तो यह 1% के रूप में है। पूरी पृथ्वी में क्रस्ट कितना भाग है, 1%। और पृथ्वी के अंदर यह 34 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पृथ्वी के अंदर यह कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो 34 किलोमीटर तक। और जो क्रस्ट होता है वह मुख्यतः नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ होता है। और हमारे भूपटटी के ऊपर सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वह है ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे पतली परत और पृथ्वी के अंदर 34 किलोमीटर तक फैला हुआ है, नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ होता है, तथा इसका जो आयतन होता है पृथ्वी के अपेक्षा वह 1% होता है। और सबसे ऊपर ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। और मैंने ये भी बोला कि हमारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, पानी या फिर मिट्टी, ये सब भूपटटी पर पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मेंटल के बारे में। मेंटल यह जो है पृथ्वी की सबसे मोटी परत है, यानी कि 83% जो भाग है पृथ्वी का मेंटल का ही बना हुआ है, जो कि अर्ध तरल अवस्था में रहती है, प्लाज्मा की अवस्था में रहती है। यह पृथ्वी के अंदर 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। याद रखिएगा, जैसे जो हमारा क्रस्ट था वो पृथ्वी के अंदर 34 किलोमीटर फैला हुआ था, वैसे ही जो मेंटल है जो कि सबसे मोटा परत है, यह पृथ्वी के अंदर 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
और ये जो मुख्यतः है बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ होता है। किस चट्टान से बना हुआ होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ था और यहीं से ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, यहीं से ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। ठीक है, आप सब याद रखिएगा। इसे निम्न गति का भी मंडल बोलते हैं, क्योंकि यहीं से जो भूकंप की तरंगे है वह इधर उधर बिखर जाती है और डायरेक्ट मतलब पृथ्वी पर एक जगह पूरी तरह केंद्रित नहीं हो पाती है, इसलिए इसे निम्न गति का मंडल भी बोला जाता है। इसके आगे हम देखते हैं कोर के बारे में। कोर, इसे गुरुत्वीय मंडल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोहा, फेरस, निकेल ये सब की अधिकता पाई जाती है और जिससे कि चुंबकत्व उत्पन्न होता है। ये जैसे कि क्रस्ट 1% होता है, तो ये क्रस्ट के बाद 16% इसका भाग होता है पृथ्वी की संरचना, आंतरिक संरचना के अंदर। घनत्व इसका सबसे अधिक 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और बस यह इसमें इतना ही है। ठीक है, आपको मैंने क्रस्ट बता दिया, मेंटल बता दिया, कोर बता दिया। ठीक है, बस मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहती हूँ। जैसे देखिए, ये पृथ्वी है, ये जो आपका भाग हो गया ये हो गया क्रस्ट, जो कि 1% है। ये जो आपका भाग हो गया ये हो गया मेंटल, जो कि 83% है, सबसे ज़्यादा है। यहीं पर ज्वालामुखी आते हैं। और ये हो गया कोर, जो कि 16% है। अगर आपसे मतलब ऐसी भी बता रही कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र से जो सबसे नीचा क्षेत्र होता है वह जॉर्डन का मृत सागर होता है, जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर नीचे है। तो आई होप इस वीडियो के बाद हो गया होगा एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। आई होप आपने सब कुछ इसमें समझा हो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।